हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2, जिसमें पार्ट 1 यानी कि एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन से अप्रोचेस थे। टोटल 12 अप्रोचेस के बारे में लिखा गया है। एक एक करके देखेंगे। बहुत कुछ हैवी नहीं है, इजी सा है, जो जैसा नाम लिखा है उसी के बेसिस पे। ठीक। पहला है ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट। ब्रॉड फ्रंट community development and Panchayat Raj are often described as broad front development strategies as they aimed at development of villages covering all major spheres। मतलब नाम से समझिए ब्रॉड फ्रंट मतलब कि सारे चीजों को कवर करने वाली चीज, तो उसी को है ब्रॉड फ्रंट की आप सब चीज कवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल मतलब एनिमल से रिलेटेड, रूरल की इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सारी चीजें कवर की जा रही। बट इसमें क्या हुआ कि ये उस तरह से काम नहीं कर पाया जैसे सोचा था। उसके क्या रीजंस थे कि रिच और पुअर, अमीर और गरीब में बहुत डिस्पैरिटी थी, डिफरेंसेस थे। फिर जो नीचे की चीजें थी वो जो एक्चुअल नीड्स थी उनको हार्डली टच कर पा रहा था। और लास्टली इट फेल टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्रू सोशल एजुकेशन। मतलब सामाजिक सोशल एजुकेशन ये होता है कि आप सामाजिक जो ज्ञान मिलता है, एक तो हमारा एजुकेशनल नॉलेज हो गया, बाकी जो समाज से हमें ज्ञान मिलता है, तो उसमें मॉडर्नाइजेशन मतलब अभी भी लोगों की जो पुरानी ख्यालात थे वही चलती आ रही थी। और लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, जब लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। ओके। नेक्स्ट इज सेक्टोरल अप्रोच। सेक्टोरल अप्रोच नाम से जैसे सेक्टोरल यानी सेक्टर, कुछ सेक्टर पे ध्यान देना और उस पे फिर आप रूरल डेवलपमेंट कर सके। अप्रोच किस चीज की अप्रोच है? अप्रोच है रूरल डेवलपमेंट की, यानी कि जो ग्रामीण विकास है उसके लिए जो हम अप्रोच करेंगे तो सेक्टर वाइज कर रहे हैं। जैसे प्लानिंग इन इंडिविजुअल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी आर इंक्लूडेड इन सेक्टोरल अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब कि कुछ ऐसे सेक्टर्स को चुन करके उन पे आप काम कर रहे हैं और उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। कंपार्टमेंट जैसे कोई हम पूरा समाज है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। जैसे एजुकेशन का, ये हेल्थ का है, ये मान लीजिए हाउसिंग का है, ये सोशल सिक्योरिटी का है। तो वो हो गया आपका कंपार्टमेंटलाइजेशन। इट्स inadequacies stem from this compartmentalization approach। ये सारी चीजें हैं कि इसी अप्रोच की वजह से इसमें इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। बट इसका सेक्टरल अप्रोच था कि हम अगर चीजों को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दे तो हम कैसे अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी नाम से समझिए, पार्टिसिपेटरी मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर लोग इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा, अगर जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा ही छोटी छोटी चीजें तो को छुआ जा सकता है और उसको सुधारा जा सकता है। सो participatory development is a process through which stakeholders can influence and share control over the development initiatives and over the decisions and resources that affect themselves। मतलब कि वो जो भी स्टेक होल्डर्स यानी कि जो भी लोग इन्वॉल्व है उसमें, वो अपनी ही चीजों को बदलाव कर सकते हैं और उसको उसके लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि अपने ये सुधार कर सकें। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट यानी कि पीडी इज अ प्रोसेस टू एंगेज लोकल पॉपुलेशंस इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो भी विकास से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वहां उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने की बात करता है। ठीक। तो ये था पीडी गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू कम्युनिटी। ये सारी वही चीजें हैं कि जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा समाज से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, उतना ज्यादा आपका वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। एरिया डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया का अगर आप विकास करें तो उससे आप ग्रामीण विकास कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। This approach contemplates that development of an area depends not only on the development of an adequate infrastructure network,
but also the way factors of local economy are activated around the production infrastructure. ये कह रहा है कि इसका मतलब जो अप्रोच ये बात करता है, इसका कह रहा है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही डिपेंड नहीं करता किसी एरिया का डेवलपमेंट, कि आपने बड़ी कुछ बिल्डिंग्स बना दी या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिया तो आपका वो डेवलपमेंट कहला दिया। नहीं, ये बात करता है कि जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी मान लीजिए कोई आर्टिसन है, कोई कारपेंटर है, या वहां पर कोई पॉटरी है, कोई जो घड़े या गमले या कुछ भी बनाता है, तो जो लोकल इकोनॉमी है वहां की, वो एक्टिवेट करे और वहां का उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए कि उनको फिर उनकी आमदनी या उनका विकास बेहतर हो। इन अदर वर्ड्स, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, स्पेशियल एंड फंक्शनल इंटीग्रेशन इज नेसेसरी। कि एरिया एक एक क्षेत्र के विकास के लिए स्पेशियल मतलब वहां के लोगों का, और फंक्शनल जो काम वो वैसा कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। स्पेशल मतलब वहां के जो एरिया है। Next, thus, while rural growth centers provide ideal locations for the provision of infrastructure facilities, their hinterland are regarded as basic planning units for integrated multi-sectoral planning to achieve integrated development of an area. Hinterland का मतलब होता है कि जो एरिया थोड़ा सा रह गया है, their hinterland are regarded as basic planning units. उन एरियाज को बेसिक प्लानिंग यूनिट्स की तरह रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज टारगेट अप्रोच। टारगेट अप्रोच अगेन इट स्पेसिफाइज अ स्पेसिफिक टारगेट। यहाँ टारगेट जैसे सेक्टर में हमने देखा कि वहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। टारगेट इज फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि एक सोसाइटी में मान लीजिए अमीर है, गरीब है, गरीब में भी कुछ बहुत गरीब है, तो वो जैसे जो मार्जिनलाइज सेक्टर है या फिर जिनके ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर बहुत छोटे किसान हैं, या जो जो किसान जो दूसरों के खेत में काम करते हैं, उस तरह के जो लोग हैं उनको कहते हैं फिर टारगेट अप्रोच, कि उनको टारगेट करके आप किस तरह से समाज कल्याण कर रहे हैं, ग्रामीण विकास कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द लैगिंग सेक्टर्स, rural development was reconceptualized to highlight the improvement of the social and economic life of the specialized group of people. Specialized group of people कौन? जैसे मान लीजिए आपके स्मॉल फार्मर हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, ये सब। तो इनके लिए क्या क्या हुआ कि अब इनको अगर बढ़ाना है तो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि SFDA और मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि MFALDA, ये सब की शुरुआत की गई। तो इस तरह से वो ग्रामीण विकास करना चाह रहे थे थ्रू द टारगेट अप्रोच। नेक्स्ट इज बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स मतलब आपके जो रोजमर्रे की चीजें हैं, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, जो एक बेसिक कहा जाता है कि रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ पर एक वो भी आता है स्वाभिमान। तो ये सारी चीजें जब जिस पे फोकस करके की जाती है तो उसको कहा जाता है बेसिक नीड्स अप्रोच, कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो एटलीस्ट पूरा हो। लग्जरीज बाद में आती हैं, कम से कम जीने खाने की जो चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। नाम से समझिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड यानी कि रोजगार से संबंधित। किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को अगर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिल जाता है तो शायद हम उसका अपने उस परिवार का अपने आप एक तरह से विकास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार अब वो भी डिपेंड करता है कि रोजगार अगर शिक्षित तरह से रोजगार मिले तो और भी बेहतर है। रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन अगर शिक्षा दी जाए और शिक्षा के थ्रू उसको रोजगार मिल रहा है तो वो और बेहतर तरह से अपने पूरे परिवार का विकास कर सकता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच की मतलब चीजों को एडुकेट तरह से देखना। इन एरिया डेवलपमेंट अप्रोच बाय एंड लार्ज फेल टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटीज। एरिया डेवलपमेंट अप्रोच में इनइक्वालिटीज फिर भी रह जाती हैं, ठीक है, बाकी और चीजें में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच हैज बीन डेवलप्ड। इन सब चीजों को देख करके ये वाला अप्रोच को बनाया गया। इसमें क्या करते हैं कि जिस तरह की, जिसे सिर्फ ज्योग्राफिकल एम्फेसिस को नहीं बल्कि और भी चीजों को देखा जाता है और उसके बेसिस पे आप विकास कर रहे हैं। जैसे कि
The Indian economy and social structure are categorized by widespread poverty, poor health condition, literacy, illiteracy, exploitation, inequitable distribution of land, and lack of infrastructure and public utilities. ये सब हमारे समाज में मौजूद है। तो इससे लड़ने के लिए हमको कुछ ऐसा निकालना है जिससे हम बेहतर तरह से रूरल डेवलपमेंट यानी कि समाज का ग्रामीण विकास कर सकें। सो दैट्स कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच, कि हमको कुछ और ऐसी चीजें इंटर रिलेटेड जो हैं उनसे कुछ निकालना पड़ेगा विकास के लिए। नेक्स्ट इज ग्रोथ सेंटर अप्रोच। अगेन वही ग्रोथ पे फोकस कर रहा है कि आपने कोई काम शुरू किया एंड फोकस ऑन इट्स ग्रोथ। अगर वो आप उसको काम को बढ़ाते जाएंगे तो वो अपने आप आपका विकास और अल्टीमेटली समाज का विकास होता जाएगा। वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू इट। कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। कम्युनिटी, जैसे कि मैंने पिछले और वीडियोस में भी आपको बताया है कि कम्युनिटी जब कोई कुछ लोग मिल करके आपस में काम करते हैं, वो एक कोऑपरेटिव होती है या एक कम्युनिटी बना के काम करते हैं, तो वो अपनी चीजों को एक, जैसे अगर सिर्फ पंचायत की बात करें तो पंचायत क्या रहती है कि गांव का एक जो समूह है उन कुछ लोग बैठते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और आपस में सुलझा लेते हैं। तो वही है एक कम्युनिटी की। Communities are the best judges of how their lives and livelihoods can be improved. जो लोग हैं वो सबसे बेहतर तरह से जानते हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगियां सुधर सकती हैं। And if provided with adequate resources and information, they can organize themselves to provide for their immediate needs. अगर उनको वो सारी सुविधाएं मिल जाए जो जरूरत है उनकी, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स सुधार सकते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। नेक्स्ट इज द टैगोर अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। टैगोर जी का क्या अप्रोच था? तो द फर्स्ट फेज ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट, ये मैंने एक्सपेरिमेंट वाले केस में जब श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट आया था, यहाँ पर भी ये चीज आप देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट आया था तो उसमें भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी। टैगोर जी ने क्या किया था कि वो ईस्ट बंगाल की कहानी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है, आप देख लीजिएगा कि वो वहां के जमींदार थे। जमींदार मतलब वो लैंडलॉर्ड, ठीक। लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारी डिस्पैरिटीज हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला था। ये श्री निकेतन में आप देखेंगे, ठीक। तो वहां पर अब जैसे फर्स्ट फेज ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, अब वहां पर ग्रामीण का विकास कैसे किया जाए, तो टैगोर केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रूरल बंगाल आफ्टर ही टुक द चार्ज ऑफ द जमींदारी स्टेट। इट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड द आइडिया ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन केम हिज माइंड। जो जो उनके प्रोग्राम थे कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि ग्रामीण विकास किस किस क्षेत्र में करें, तो वो हेल्थ का था, एजुकेशन का था, कॉटेज इंडस्ट्री। उधर ईस्ट बंगाल जो कि हमारा प्रेजेंट बांग्लादेश है, उधर कॉटेज कॉटेज बहुत होता था, मतलब जूट और ये सब। और इंडस्ट्रीज इंडिया में थी। तो वही चीज बाद में जब पार्टीशन हुआ तो डिफरेंस क्रिएट हुआ कि रॉ मटेरियल उनके पास रह गया और मशीनरी हमारे पास रह गई। तो फिर इंडस्ट्रीज वहां की दोनों ही इफेक्ट हुए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल का कुछ नहीं कर सकते और बिना रॉ मटेरियल की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। सो कॉटेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फिशरीज, वीविंग, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज ही इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रैक्टर फॉर कल्टीवेशन, फर्नेस फॉर पॉटरीज एंड सेरामिक्स, अ हस्किंग मशीन फॉर पैडीज। मतलब ये बेसिकली मॉडर्नाइज कर रहे थे लोकल इकोनॉमी को, जैसे कि ट्रैक्टर से कल्टीवेशन करना, पॉटरीज बनाने के लिए फर्नेस का इस्तेमाल करना इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट सेम फायर एंड चूल्हा, ठीक। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज वाज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाह रहे थे अपनी सोसाइटी का, और एक सेल्फ सफिशिएंट या एक सेल्फ कॉन्फिडेंट सोसाइटी बनाना चाहते थे। ये उनका फर्स्ट फेज था ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। देन सेकेंड वाज द रूरल बैंक। नाम से समझिए, रूरल बैंक। बैंक आप सब जानते हैं, ऐसी जगह जहां हम अपने पैसे जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोन लेकर के हम पैसे ले सकते हैं। ग्रामीण, रूरल यानी कि ग्रामीण, तो ग्रामीण में जब ऐसे बैंक खुलेंगे तो वही हुआ रूरल बैंक।
The concept of rural bank occupies a very significant place in Tagore's rural reconstruction program. While acting as a zamindar, he observed that one of the main reasons of rural poverty was the ruthless exploitation by the zamindars, the middlemen and the money lenders. होता क्या था कि जो जमींदार होते थे या फिर जो साहूकार या मनी लेंडर होते थे, वो किसानों को पैसे देते थे, उधार थे, और बदले में उनसे बहुत मोटी रकम इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ब्याज। अब या तो ब्याज ले, या फिर अगर नहीं चुका पाए तो वो उनके फिर एक तरह से बंधुआ मजदूर उनको बना लिया जाता था कि आप कर्ज में डूबे हो तो फिर आप बन गए उनके बंधुआ मजदूर। तो ये चीज टैगोर जी देखे तो वो, अब जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया तो वो तो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये चीज उन्होंने देखा कि जो जमींदार है और मनी लेंडर्स है वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो द ओनली वे टू रेस्क्यू द विलेजर्स वाज टू लेंड मनी एट अ रेट ऑफ लोअर इंटरेस्ट। तो अगर किसान को पैसा चाहिए तो वो, अब भाई जमींदार ही पैसा दे पा रहा था तो जमींदार के पास दे रहा था, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था। तो उन्होंने एक रूरल बैंक खोला कि अब तुमको जो पैसा चाहिए किसान, तुम हमसे ले लो एट अ लोअर इंटरेस्ट, मतलब कम ब्याज पर पैसा ले लो। विद दिस ऑब्जेक्टिव टैगोर एस्टैब्लिश द पटीसर बैंक इन 1905, 1905। ठीक है, ये पटीसर बैंक टैगोर जी ने खोला 1905 में इस मोटो के साथ। देन कम्स द श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला था और वहां पर वो मॉडर्नाइज करके उन लोगों को पढ़ाना चाह रहे थे सारी चीजें। ये हम बात कर चुके हैं उसमें, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, रूरल इंडस्ट्रीज, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग खोलना कि जो लोकल लोग हैं, लोकल आर्टिसन है या विलेज यूथ है, उनको भी एक तरह से न्यू इनोवेशन, आज सोचिए, आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले की बात है। आज चल रहा है अभी 2023, ये खत्म होने वाला है। ठीक है, अभी 2024 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 2024 जब स्टार्ट हो जाएगा और ये बातें हो रही हैं, ये समथिंग 1905 या 1900 के टाइम की है। तो समझिए 124 साल पहले, लगभग 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 120 मान लेते हैं, 120 साल पहले किसी की ऐसे थॉट्स होना बहुत बड़ी बात है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में मतलब इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, बैंक खोल रहे हैं या फिर उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि 120 साल पहले, आज के डेट में हम लोग ये सब पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, और उन्होंने उस समय ये सब सोच करके ये सब किया। ओके, सो इसी आइडिया के साथ, उद्योग लगाने के साथ, उन्होंने शिल्प भवन में शिल्प भवन स्टैब्लिश किया, शांति निकेतन। शांति निकेतन आप लोग सुने होंगे, टैगोर जी का काफी प्रसिद्ध है उसमें एरिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ये उसी में था आपका, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट में बताया मैंने। रूरल लाइब्रेरी, अगेन दिस इज अ वेरी मॉडर्न थिंग कि ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी लोगों के पढ़ने के लिए एक चीज रहे, ताकि कि उनमें सीखने की जागरूकता आए। सो इस समय 1900 के टाइम के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं इस तरह के थॉट्स रखना, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टैगोर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज द गांधी अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। गांधी जी का कैसा अप्रोच था ग्रामीण विकास को लेकर के? तो ग्रामीण जी का आइडिया, सॉरी, गांधी जी का आइडिया, गांधी जी ने रूरल डेवलपमेंट को सबसे अहम प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी जो एक्चुअल में जो हार्ट है, इंडिया का हार्ट, वो गांव में रहता है, गांव में। तो हमको अगर इंडिया को डेवलप करना, अगर हमको भारत का विकास सचमुच में चाहिए तो हमको गांव को पहले डेवलप करना होगा। अगर गांव या जो छोटे एरिया से वो डेवलप हो जाएंगे तो हमारा देश का भी विकास अपने आप हो जाएगा। ओके, सो गांधी believes and believe that the source of moral values in general lies in the religion and Hindu scriptures like the like the Upanishad and the Gita. ठीक है, concept of Ram Rajya is the basis of Gandhi's idea of an ideal social order. राम राज्य का मतलब होता है गोल्डन एरा, कि ऐसा हम करें कि एक गोल्डन एरा आ जाए और लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
गांधी जी डिफाइंड राम राज्य एज सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन मॉरल अथॉरिटी, मतलब जनता ही सुप्रीम है। देन फॉलोइंग आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ गांधीयन आइडियल विलेज, कि एक आइडियल गांव, एक आदर्श गांव कैसा होना चाहिए। सो द विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ गांधीयन आइडियल सोशल ऑर्डर। मैंने अभी बताया कि सबसे जो बेसिक यूनिट है वो एक विलेज है गांधी जी के लिए। देन गांधीज आइडियल विलेज बिलोंग्स टू प्री ब्रिटिश पीरियड, when Indian villages were supposed to constitute the Federation of Self-Governing Autonomous Republics. प्री ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले। गांधी जी का विचार ये था कि अंग्रेजों से आने से पहले जो हमारे गांव थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह गए। ये अंग्रेजों ने उनको डिपेंडेंट बना दिया खुद पर। पहले गांव अब खुद में सक्षम थे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। According to Gandhiji, this federation will be brought about not by compulsion but by the voluntary offer of every village republic to join such a federation. The work of central authority will only be to coordinate the work। मतलब उनका ये मानना है, जैसे ये चीज मैं कई बार बता चुकी हूँ और भी अपने वीडियोस में, एक होता है पावर, एक सेंटर होता है, ठीक। फिर मान लीजिए उनके नीचे फिर आए आपके स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के फिर नीचे आए कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के भी नीचे आए कई सारे आपके छोटे छोटे जैसे ब्लॉक, सब ये सब तो इतने डिटेल में नहीं, बट जो विलेजेस आते हैं वो एकदम लास्ट ऑफ द टिप होते हैं जो विलेजेस हैं। तो यानी कि जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, और सेंटर से कोई ग्रामीण एकदम छोटे एरिया तक गवर्न कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो वही कहते हैं कि अगर हम पावर सिर्फ एक के हाथ में, सबसे ऊपर के हाथ में दे देंगे तो यहाँ पर छोटे वाला बंदा रह जाएगा। तो अगर हम पावर इसको ना दे करके पावर यहाँ के लोगों को दें, यहाँ पर किसी को दे, यहाँ पर दे, तो ये अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने में ज्यादा इजी रहेगा इनके लिए। उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पावर का जो, शक्ति का जो केंद्रीकरण है उसको हटाओ। एक जगह ऐसे इंसान को हम अगर शक्ति देंगे जो कि यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है पूरी तरह से, और सिर्फ एक गांव तो है नहीं, यहाँ तो हजारों गांव है, तो हर एक गांव को प्रैक्टिकली पहुंच भी नहीं सकता है। तो अगर हम उन गांव को ही उनको दे दे पावर, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बेहतर तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट ही इज टॉकिंग टू to work of the central authority will not be will only be to coordinate the work of different villages republics। मतलब जो मेन सेंटर अथॉरिटी के जो काम होगा वो कोऑर्डिनेशन होगा सारे लोगों का, ना कि एकदम से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अगेन दिस डिसेंट्रलाइजेशन जो मैंने अभी आपको बताया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। इन सच अ सिस्टम डिसीजन मेकिंग पावर विल बी वेस्टेड इन द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को आप अपना डिसीजन मेकिंग पावर दे दीजिए। द रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट्स फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। ये पूरा पंचायत वाला सिस्टम है, आप सब जानते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, कि उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर बना दीजिए। या फिर अगर विलेज हमारे आत्मनिर्भर है तो उनको किसी के भी अंडर रहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखेंगे कि जितने भी हैं ये सब अगर बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी उनके थॉट्स भी हैं। ये सब बात हो रही है कुछ 1900 के अराउंड की, 1900 या फिर 1920s या उसके अराउंड की, आज से तकरीबन 100 years बैक, जब ना ही तो कोई इंटरनेट था, ना ही टेलीफोन, ना ही टीवी, ना कुछ। उस समय उनकी ऐसे थॉट्स थे कि कैसे हम अपना विकास करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने उस समय ये सारी चीजें सोची हैं जो आज की डेट में हम कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू पैसिव एंड एक्टिव exploitation of the villages। Industrialization replaces manpower and hence it adds to unemployment। उनका, अब ये यहाँ पर गांधी जी थोड़े से उद्योगों को लेकर के थोड़े से नेगेटिव थे। उनका ये कहना था कि
एक्चुअल में अगर उद्योग लगाया जा रहा है तो वो वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, ये विलेजेस को एक्सप्लॉइट करता है, वो मैन पावर को रिप्लेस करके वहां पर बेरोजगारी क्रिएट करता है। तो यहीं पर आप देखेंगे कि जब आजादी के बाद 1947 के बाद, जैसे गांधी जी का आइडिया था रूरल डेवलपमेंट, लेकिन जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उनका जो अप्रोच था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज्यादा से ज्यादा उद्योग आप लगाएं भारत में, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल इंडस्ट्री है वो ग्रो करे। तो यहाँ पर एक लेवल ऑफ, उस वक्त तो गांधी जी रहे नहीं थे, लेकिन एक लेवल ऑफ डिफरेंस इन आइडियोलॉजी अगर पढ़ा जाता है हिस्ट्री में तो ये यहाँ पर आता है कि गांधी जी वॉज फोकस्ड ऑन द villages, and Nehru ji was also focused on villages, but he was more focused on the industrialization. Okay, so Gandhians are not against machine if it meets two aims: self-sufficiency and full employment. According to Gandhiji, there would be no objection to villagers using even the modern machines and tools that they could make and could afford to use. मतलब वो एकदम से अगेंस्ट नहीं थे, बट हाँ, अगर वो उनको आत्मनिर्भर और उनको रोजगार देता है तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। लास्ट इज ट्रस्टीशिप। गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो पूंजीकरण के अगेंस्ट नहीं थे, but he wanted to restrict the right of private property to what was necessary to yield an honorable livelihood। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपका पूंजीकरण, कि आप किसी जैसे प्राइवेटाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थे, बट प्राइवेटाइजेशन वो ये भी चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन ऐसा ना हो कि वो जो लोगों का हक है वो छीनने लगे। राइट, फॉर द एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब फॉर द एसएस ही प्रेस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ओके, लास्ट में सी सुब्रमण्यम अप्रोच बताता है। सी सुब्रमण्यम अप्रोच वही सारी चीजें बताते हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उनके लिए रूरल डेवलपमेंट क्या है? सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड इंटीग्रेटेड यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज एनेबलिंग एवरी पर्सन टू एंगेज हिमसेल्फ इन अ प्रोडक्टिव एंड सोशली। ये सारी चीजें आप पढ़ करके देख सकते हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। नेक्स्ट वील स्टार्ट विथ यूनिट 3, दैट इज पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। काफी थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ेंगे। इजी सा है, कुछ बहुत टफ या डिफिकल्ट नहीं है। ओके, टिल देन, थैंक यू।